इस शो में दिखाए और सुनाए गए सारे जोक्स असली हैं। खबरों की गारंटी हम नहीं लेते। इस शो की घटनाएं और पात्र काल्पनिक बिल्कुल नहीं हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से पूरा का पूरा संबंध हो सकता है, क्योंकि हमने रखा ही है। इस शो में दिखाई गई बातों से अगर आप आहत होते हैं तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हम या चैनल किसी के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाते। इस शो की शूटिंग के दौरान इंसानों को छोड़कर किसी और जानवर पर कोई अत्याचार नहीं किया गया है। कैसा लग रहा हूं मैं? टंच? चलो। अगर आप रंग शब्द के साथ भंग जोड़ दें तो बात होली की होती है। मेरे हाथ देख ही रहे हैं आप, रंगे हाथों पकड़ा है चैनल वालों ने। लेकिन वहीं अगर आप अंग शब्द के साथ भंग जोड़ दें तो मुझे इलेक्शन याद आता है। जैसे बीजेपी ने दूसरी पार्टियों का अंग भंग कर दिया, यानी उनका काट दिया। पूरा हो जाने दिया करो तब ताली, सॉरी फेक ताली बजाया करो। हाँ, मतलब उनका पत्ता काट दिया। मतलब वोटिंग और घोटिंग के दो त्योहारों के बाद मैं फन की बात में आपका स्वागत करता हूं। पासपोर्ट पे, वोटर कार्ड पे और आधार कार्ड पर मेरा नाम रौनक ही लिखा हुआ है, तो खैर मैं वही बोल रहा हूँ। और होली के इतने दिन बाद भी मेरे हाथों से रंग नहीं उतरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ पे रंग ज्यादा इस्तेमाल किया गया, बल्कि बात यह है कि मैंने इस रंग को छुड़ाने के लिए पानी का इस्तेमाल बहुत कम किया। लेकिन मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं जो 5 मिलीलीटर करने के बाद फ्लश दबा के 5 लीटर पानी बहा देते हैं और होली नजदीक आने पे कहते हैं अंकिल सेव वाटर, मैं बहुआ बोल रहा हूं। ऐसे थोड़ी पानी बचाते हैं। पानी रोज बचाना चाहिए और बचाना जरूरी भी है, वरना हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के सामने हमें शर्म से पानी पानी होना पड़ेगा। खैर, आज के शो में हम किसको पानी पानी करने वाले हैं, यानी दिखाते हैं आपको शो के हाइलाइट्स। फैंटास्टिक 5 देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। यूपी में चुनाव के अलावा सपा, बसपा और कांग्रेस भी समाप्त हो गए। केजरीवाल जी का हो गया गो गोवा गॉन। आप करेंगे ट्वीट और मैं यानी बहुआ दूंगा स्वीट। और आज का इंटरव्यू होगा फटाक और जवाब देंगे सिद्धू जी खटाक। यूपी को मोदी का फेस पसंद है, एक एक्सक्लूसिव गाना। क्योंकि मोदी का फेस पसंद है, ये न्यू इंडिया की नींव है। हाँ भैया, फाइनली उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस और चुनाव, ये चारों शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो गए। और बीजेपी को जितनी सीटें आई उतना तो यूपी वालों ने कभी ट्रेन में भी सीटें नहीं देखी। लेकिन अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि कौन कहां से जीता था, उन सारे विधायकों का नाम याद रखना। यहीं से खड़े थे, क्या बात कर अपनी है। खैर, लेकिन बीजेपी चुनाव जीती क्यों? 3 मेन कारण मैं बताता हूं। नंबर 1, मां गंगा की बेइज्जती। किसने करी? अरे बोलने तो दो ना। पहले मोदी जी ने क्या बोला था गंगा मां के लिए, सुनिए। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया। और उनकी इस बात को सुनकर राहुल जी ने गंगा जमुना को एक सोच बताया था, ये भी सुन लीजिए। गंगा और यमुना एक सोच है। तो अब आप समझिए, हम मानते हैं कि गंगा माँ दूषित है, लेकिन सोच को शौचालय बोल के उनको कंपेयर करना तो टॉयलेट से, राहुल जी गंगा माँ का पाप लगाया आपको। कारण नंबर 1 ये है। दूसरा कारण, दरअसल बीजेपी जीती इसलिए क्योंकि मिशेल ओबामा ने मोदी जी को फोन करके कहा था कि इन लोगों को ना, जो यूपी के लड़के, इनको जीतने मत दीजिएगा। क्यों? अभी इस उम्र में भी मुझसे किचन में पतीले उठवाना चाहते राहुल गांधी। जब ओबामा जी की पत्नी अमेरिका में अपनी रसोई में कुछ पकाए और कहे कि बहुत अच्छा सुंदर पतीला है, तो ये पतीला न उठाने के कारण मिशेल ओबामा की सिफारिश से ये इलेक्शन हार गए। और तीसरा कारण बीजेपी के जीतने का ये है कि राहुल जी जिस आलू की फैक्ट्री को लगाने की बात कर रहे थे, उसे लालू यादव जी चुरा ले गए। आप देखिए। अब हार के कारणों पे भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन आखिर चुनाव हारा क्यों। पहला कारण, चुनाव के नतीजों से ठीक एक दिन पहले आजम खान फ्रॉम द एपिग्लोटिस, आजम खान ने एक बयान दिया था, वो आप देखिए फिर बतियाते हैं। दिखाइए भाई। 380 सीटें आ रही हैं हमारी और बीजेपी को 25 आ रही हैं, बीएसपी को 80 आ रही हैं। तो आजम खान फ्रॉम द एपिग्लोटिस, आजम खान साहब के हिसाब से सपा को 380 सीट्स मिलने वाली थी, भाजपा को 25 और बीएसपी को 80, यानी कुल मिला के 485 सीट इनके हिसाब से, जबकि यूपी में है सिर्फ 403। मतलब अरे कहना क्या चाहते हो?
मतलब आजम खान साहब ने शायद अपने गोदाम में रखी लकड़ी की सीट्स भी इसमें काउंट कर ली थी और जनता ये समझ चुकी थी कि जिस इंसान की कैलकुलेशन इतनी खराब है वो पार्टी हमारी प्रॉब्लम्स का हिसाब क्या रखेगी। इसलिए हारने का मेन कारण ये स्टेटमेंट बना था इनका। दूसरा कारण जानने की कोशिश करते हैं। जनता शायद ये समझ नहीं पाई कि आखिर फाइटर प्लेन सड़क पर कहां उतारे जाते हैं और ये क्या कर रहे हैं सीएम साहब। मतलब सड़क पे तो गाड़ियां दौड़ती है, देखिए क्या उतरा ये था हारने का दूसरा कारण। शायद ये शायद लगा के और हारने का तीसरा कारण हो सकता है कि जो इंसान राहुल गांधी को अपने साथ ले ले उसे जनता सीरियसली कैसे ले सकती है। इसलिए जनता ने इनके गठबंधन से कह दिया भैया। इसी वजह से आजकल यूपी में एक कहावत बड़ी फेमस हो गई है कि जिसके साथ राहुल गांधी हो वो इंसान अगर साइकिल पे भी बैठा रहे तो उसे डॉगी काट जाता है। वैसे एक सेकेंड, अब मैं यहाँ पे रोकूंगा, ये सारा कुछ मजाक के लिए हो रहा है तो एक मजाक में गाना भी आप सुन लीजिए। जनता को पहले हमने गाया था अखिलेश पसंद है, इनफैक्ट राहुल गांधी ने कहा था कि हमको अखिलेश पसंद है, लेकिन फाइनली चुनाव के जो परिणाम आए उससे देख के लगता है कि पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को मोदी का फेस पसंद है। अगली खबर। हाँ, बात ब से बउआ ब से बहन जी की। हाँ वो बुआ है। एग्जैक्टली। आगे बढ़ना यार, कंफ्यूज हो जाता हूं मैं। मायावती जी का कहना था, हालांकि उन्होंने भी ये कह के कंफ्यूज कर दिया लोगों को, कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। ईवीएम के साथ परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है वोटिंग मशीन ने किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है। वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। बहन जी सॉरी है, ये ईवीएम मशीन है, क्रिकेट बॉल नहीं है। और इलेक्शन कराने वाले हमारे इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नहीं जो उसके साथ छेड़छाड़ कर देंगे। वैसे मायावती जी का ऐसा कहते ही राहुल गांधी जी सबसे ज्यादा पसीना पसीना हो गए। उन्होंने कहा इन्हें चुप कराओ यार, इन्हें चुप कराओ, वरना जो एक राज्य में जीते हैं और कुछ राज्यों में थोड़ी बहुत सीट आई है वो भी ना चली जाए अगर री इलेक्शन हो गया तो। पर हाँ मायावती जी, इन नतीजों से इतना हताश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। क्यों? आप चाहें तो इलेक्शन कमीशन से ईवीएम में आरक्षण की भी मांग कर सकती है। और एक्स्ट्रा ताली बजाओ। जैसे मायावती जी को देखकर मुझे बचपन याद आ जाता है, जैसे कि स्कूल में वो बच्चा होता है ना जो फेल हो जाने के बाद कहता है ये पेपर जानबूझ के टफ बनाया गया था पेपर। वैसे कोई भी मीडिया वाला बहन जी से पर्सनली उनके हार पर रिएक्शन नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि अगर वो उनसे पूछता कि बहन जी आप क्यों हारी, तो जवाब शायद रिएक्शन शायद ऐसा होता, ऐसा। अरे एक बार फिर से, एक बार। अरे बहुत बढ़िया, हमने बीप सही जगह लगाई वैसे। और वैसे भी भैया ये कह रहे थे कि वहाँ सड़क खुदी पड़ी है, वहाँ सड़क खुदी पड़ी है और डायलॉग बतिया रहे हो। आगे बढ़ो आगे। अब बी से बउआ तो आपने सुन लिया है, सॉरी। अब ए से अरुण जेटली की तरफ बढ़ते हैं। अरुण जेटली जी को डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी गई। वैसे जेटली जी जब सिर्फ वित्त मंत्री थे तब उन्हें बिना बताए नोटबंदी कर दी गई थी। उन्हें बिना बताए, ऐसा हमें बताया गया कि उन्हें नहीं बताया गया, बाकी तो अब तो उन्हें नहीं बताया गया था, हम ये मान के चलते। अब वो रक्षा मंत्री बन गए हैं तो शायद उन्हें बिना बताए अगली बार पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकता है। अगर वो विदेश मंत्री भी बन जाएं तो हो सकता है मोदी जी उन्हें बिना बताए विदेश भी निकल जाएं। और अगर वो गलती से शिक्षा मंत्री बन गए तो इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आखिर बोर्ड एग्जाम्स कब हो रहे हैं। इतना हो गया। अब अगली खबर, अगली। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उधर मनोहर पर्रिकर ने डिफेंस मिनिस्ट्री पद से वो दे दिया इस्तीफा। अब वो गोवा के सीएम बन चुके हैं। लेकिन मनोहर पर्रिकर साहब एक सच्चे इंजीनियर, और क्यों? क्योंकि जैसे इंजीनियरिंग वाले पहले इंजीनियरिंग करते हैं, फिर एमबीए करते हैं, फिर बैंक की तैयारी करते हैं, वैसे ये पहले सीएम बने थे गोवा के, फिर उसके बाद रक्षा मंत्री बन गए, फिर से गोवा के सीएम बन गए। वैसे केजरीवाल भी गोवा में जीतना चाहते थे। पर्रिकर और केजरीवाल दोनों इंजीनियर हैं, कनेक्शन समझने की कोशिश करेगा। और आज भी इंजीनियर लोगों के लिए गोवा पहली पसंद बनी हुई है। वैसे केजरीवाल पहले इंजीनियर नहीं है जिनका गोवा का बनाया प्लान कैंसिल हो गया। पूरी इंजीनियरों की जमात इस तकलीफ से गुजर चुकी है। और वैसे भी उन्हें समझना चाहिए कि आम आदमी की कैंडिडेट्स की जो जमानत जब्त हुई है उससे ये समझ जाएं कि गोवा आज भी आम आदमी के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन ही है। कहाँ जा पाते हैं हम जैसे गरीब आदमी। आगे बढ़ो। ओके, अब जब गोवा की बात शुरू करी दी है तो आइए उसे खत्म भी कर देते हैं। गोवा में आम आदमी पार्टी ने भी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन उनमें से तकरीबन 38, साढ़े 38
39 पता नहीं कितने, लेकिन इतने सारे कैंडिडेट्स की जमानत ही जब्त हो गई। वैसे ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था, बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला, क्योंकि अब तक वो पार्टी समझ नहीं पा रही कि आखिर ये 1.5-2 लोग बचे कौन जिनकी जमानत जब्त नहीं हुई। वैसे फोटोज तो ये भी आ रही थी कि आम आदमी पार्टी ने अपने दफ्तर में नतीजे आने से पहले ऐसे पोस्टर लगा दिए थे जिनमें वो खुद को पंजाब और गोवा में जीता हुआ बता रहे थे, लेकिन अब नतीजे आने के बाद उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी, ऐसी। वैसे आम आदमी पार्टी की गोवा और पंजाब में जो हालत हुई उससे एक बात मालूम चलती है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। यूपी में आम आदमी पार्टी, कौन सा मास्टर स्ट्रोक? वो यही मास्टर स्ट्रोक था कि वो लोग यूपी में चुनाव ही नहीं लड़े। इससे अच्छा क्या हो सकता है? मतलब उन लोगों ने अपने पार्टी के तकरीबन 403 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त होने से बचाई है। हालीज वेल। वैसे गोवा में सालों तक पुर्तगाली रहे और पुर्तगाली पानी के रास्ते गोवा में पहुंचे। वास्को डी गामा तो याद है, वास्को डी गामा पानी के रास्ते गोवा आया था, और केजरीवाल जी भी फ्री पानी देने के वास्ते रास्ते दिल्ली में आए। बस इसीलिए आपको वोट नहीं मिले गोवा में। मतलब आपको पता है ना, केजरीवाल जी ने गोवा में कसिनो बंद कराने की बात कही थी। अच्छा, कसिनो गोवा में बंद हो जाएंगे तो गोवा में लोग क्या वीकेंड का पिंडदान करने जाएंगे या गणपति विसर्जन करने जाएंगे? बट एक्सक्यूज मी, मैं कसिनो को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ हसीनों को बढ़ावा देता हूँ। ऑल यू ब्यूटीफुल लेडीज, आप ट्वीट करती हैं, अच्छा लगता है मुझे, करते रहिए, ट्विटर हैंडल आता रहेगा बीच में। अगली खबर बढ़ाओ भाई, खैर आगे बढ़ते हैं, मणिपुर की भी बात करते हैं। वहां पर भी जब चुनाव के परिणाम आए तो पता चला कि इरोम शर्मिला को सिर्फ 90 वोट्स मिले हैं। 90 वोट्स ओनली। ये पता चलने के बाद वो लोग भी दुखी हो गए जिन्हें अब तक के पता भी नहीं था कि मणिपुर में चुनाव भी हो रहे हैं। लेकिन दुख की बात है, पर आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी का असर यूपी से लेकर मणिपुर तक के है। कैसे? समाजवादी पार्टी मणिपुर, भैया वहां के लोगों ने इरोम जी को भी वोट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो भी साइकिल पे 27 किलोमीटर तक के जाती थी, साइकिल पे, वहां भी वोट नहीं मिला। वैसे इरोम जी के हारने की जो वजह थी, वो एक वजह मैं भी बता सकता हूं, ये हो सकती है कि बड़ा नेता और बड़ा कब बनता है और चुनाव कब जीतता है? संगठन की मदद से। यहाँ पे छोटे नेता जानते थे कि ये खुद 16-16, 17-17 साल तक कुछ नहीं खाती हैं, तो जब ये नहीं खाती तो ये हमको क्या खाने को देंगी, काहेगा सपोर्ट कौन करेगा इनको? इसीलिए वैसे इरोम जी ने इस चुनाव में 90 वोट पाने के बाद, पता नहीं इनने किया या इनके किसी फैन पेज ने किया था, उसने ट्वीट करके कुछ कहा, देखा आपने? हाँ, मतलब हर 22.5 वोट पर एक शब्द, थैंक यू के एक शब्द। उस रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो पीएम साहब जो इतने लंबे लंबे भाषण देते हैं वो ठीक करते हैं जिस हिसाब से इन्हें वोट मिला है। इतना लंबा तो होना ही चाहिए। आगे बढ़ो, हो गया आगे। ओके बॉस, आइए बढ़ते हैं उस सेगमेंट की तरफ जो एकमात्र होप है इस नई जनरेशन की, क्योंकि ये सेगमेंट उस समस्या को जड़ से मिटा देता है जिसके तहत आप हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि आपकी अम्मा आपको ताना दे के कहती है कि आग लगे तेरे इस मोबाइल को। अब वो ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों हम आपके उसी मोबाइल से आए हुए ट्वीट्स को अपने इस शो में दिखाते हैं और आपको 10 सेकंड के लिए सेलिब्रिटी वाली फीलिंग दिलाते हैं। आज का पहला ट्वीट किसने भेजा है? आइए, कंप्यूटर जी ने सिलेक्ट किया है। पहला ट्वीट है राहुल, कहते हैं कि भैया उन्हें टॉयलेट भी लगा होता है तो वो वेट कर लेते हैं लेकिन फन की बात मिस नहीं करते। वाह राहुल भाई, आपको टॉयलेट लगता है? मुझे तो मेकअप लगता है, कभी कभी परफ्यूम भी लगता है, लेकिन टॉयलेट नहीं लगता। सॉरी, बैड जोक, लेकिन गुड ट्वीट। थैंक यू वेरी मच ट्वीट करने के लिए। अगला ट्वीट आया है राजकमल श्रीवास्तव जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि मेरे पापा हंसते नहीं थे, पहले वो चुपचाप रहते थे, लेकिन उन्होंने जब से फन की बात रौनक के साथ देखा वो हंसने लगे, यानी मैंने उन्हें हंसा दिया। हाँ, चलिए मामला बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया मतलब आपके पापा हंसते नहीं थे, हंसने लगे। मेरे पापा पहले बहुत हंसते थे, लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूँ उनकी हंसी पता नहीं कहाँ चली गई है, इसलिए मामला बैलेंस। थैंक यू वेरी मच। अगला ट्वीट आया है विजय कुमार की तरफ से। वो कहते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हमारे घर का बच्चा लोग भी उसे देखते हैं, एकदम कार्टून के तरीके का है। कार्टून बस इसीलिए पैदा हुआ था मैं, शो बंद करवा दो मैं कार्टून। इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है, स्टाइलिश बाल कटवाएं, 6-8 हजार रुपए का जैकेट पहनते, भले 3 बार पहन चुके तो क्या हुआ, पहनते तो है ना। मैं आपको कार्टून लगता हूँ, बट थैंक यू। आप हंसते तो हैं,
बच्चे कार्टून चैनल छोड़ के न्यूज चैनल देखने लगे हैं। रेवोल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच ट्वीट करने के लिए। अगला ट्वीट, गुरप्रीत कौर कहती है, रौनक एक ही तो दिल है बॉस, कितनी बारी जीतोगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने फोटो में तकरीबन 24 दिल बनाए हैं। गुरप्रीत जी, कम से कम 24 बार तो ये दिल जीतूंगा ही मैं। वैसे आपका ट्विटर हैंडल बड़ा धांसू है, जरा क्लोज करके दिखाइएगा। शाबाश, आरजे रौनकियन। वाह भाई, तो ये वो लोग थे जिनकी किस्मत में आज था टीवी पर आना। आपका भी नाम आ सकता है, उसके लिए आपको पड़ेगा ट्वीट्स भिजवाना। ये मेरा ट्विटर हैंडल निकला। आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम होता है हमारे उस सुपर हिट सेगमेंट का जिसका इंतजार, इनफैक्ट इसी का इंतजार ज्यादातर लोग करते हैं। पता नहीं हम बाकी सारा शो क्यों बनाते हैं। चैनल वाले ऐसा ना कहते 5 मिनट का दिखा बाकी फ्री हो जाए। सेगमेंट का नाम दिखाइए ना भाई। ओके बॉस, तो आज के हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वाले सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। सर जी, सिद्धू जी नमस्कार। देश के सबसे तगड़े कॉमेडी शो में, जिसमें हम ना किसी जज को बिठाते हैं और ना उस जज को जबरदस्ती हंसने के पैसे देते हैं, उसी में आपका स्वागत है। नमस्कार। बड़ा ऐंठ रहा है बेटा। ऐंठ रहा हूं, अपने पैसे का ऐंठ रहा हूं। इंटरव्यू शुरू करते हैं, आप ऐंठने वैंठने में इंटरव्यू शुरू करते हैं। मेरी बात सुनो। हाँ सुनेंगे, पहले आप तो मेरी सुनो ना प्लीज। एक मिनट मेरी बात सुनो। बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए। जिस स्कूल में बेटा तू 20 साल पहले पढ़ता था, उसका प्रिंसिपल मैं 25 साल पहले रहता था। वही प्रिंसिपल ना जिसको पीठ पीछे गाली मिलती थी, वही प्रिंसिपल। मेरे दोस्त, बिन मांगे मोती मिलते हैं और मांग के भीख तक नहीं मिलती। ना मुझे मोती चाहिए ना मुझे भीख चाहिए, मुझे इंटरव्यू चाहिए पाजी। एक छोटा सा इंटरव्यू मिल जाएगा? दुबई, सिंगापुर, आप गुजरात ले लीजिए। अरे गुजरात लेके मेरे को ढोकले बेचने वहां। यूपी में कांग्रेस का ढोकला, सॉरी कांग्रेस हार गई, इस पे आपका क्या कहना है ये बताइए आप। ये जो 2 बड़े अहंकारी थे, आज उनका सर्वनाश हुआ है। अहंकारी? क्या नाम थे उनके? नाम सब जानते हैं, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। अच्छा, यूपी में हार, ठीक है मान गया। यूपी में हारने के बाद अखिलेश यादव जी से कुछ फोन पे बात हुई थी आपकी, मैंने ऐसा सुना कहीं पे। उन्होंने हार का कारण क्या बताया? इसका सारा श्रेय इन कार्यकर्ताओं को और मेरी धर्मपत्नी को जाता है। पत्नी का क्या रोल था उनके हारने में? मतलब मैं समझ नहीं पाया। पत्नी का रोल? पत्नी ही तो झंडे में डंडा है। झंडे में डंडा। और चाचा बाबा शिवपाल जी कौन है? तंबू में बम्बू है। तंबू में बम्बू। और राम गोपाल यादव कौन हुए? क्यों पुत्र तनु और कोई सवाल नहीं लगे जिंदगी। अरे छोड़िए इसको, एक बात बताइए, यूपी में आपकी पार्टी हारी, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आ रही, मणिपुर में आपका क्या हुआ सब जानते हैं, गोवा में आपके हाथ कुछ नहीं लगा, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं शरीफा? कि राहुल भाई, सोनिया जी, प्रियंका जी और कैप्टन साहब की आखिरी इनिंग जो है। आखिरी इनिंग मतलब उनकी पॉलिटिक्स खत्म, फिर पार्टी पर किसका हक होगा सिद्धू जी? मेरा हर चीज मेरी। मतलब पार्टी पर कब्जा कर लेंगे आप, हैं? कर ले। इसीलिए आप कांग्रेस में आए हैं? अच्छा, वैसे आप अपने कॉमेडी शो में ऐसे ही हंसते ना जबरदस्ती हैं? अच्छा, तो ये बीजेपी वालों को तो पता होगा ना मतलब इसके बारे में कि आप पार्टी में क्यों आए इस पार्टी में? प्लानिंग पहले से ही बता रखी है। मतलब बीजेपी वाले भी आपसे मिले हुए हैं सिद्धू जी, हैं? जिस स्कूल में बेटा तू 20 साल पहले पढ़ता था, उसका प्रिंसिपल मैं 25 साल पहले रहता था। वैसे तो हाथ मेरे रंगे, लेकिन मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है। अरे मेरे हजूरे वाला। हजूरे वाले को छोड़िए, मफलर वाले का बताइए, वो क्यों हारे? केजरीवाल साहब इसलिए हारे क्योंकि नीयत में खराबी थी। केजरीवाल सर, ये आप बोल रहे हैं आपकी नीयत खराब थी, आप क्या बोलेंगे? तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं। अब बताओ, कर्म फूटे बोला इन्होंने। जिस स्कूल में बेटा तू 20 साल पहले पढ़ता था, उसका प्रिंसिपल मैं 25 साल पहले रहता था। केजरीवाल जी ये स्कूल प्रिंसिपल वाला डायलॉग मार रहे हैं आप पे सिद्धू जी। ठाड़ गुरु। ये गधे वाला मोटर चालू हो गया इनका। ये मोटर ना रुकने की सिद्धू जी, ना रुकने की ये मोटर। ये सुनना ही नहीं था, बोली जा। अरे क्या बोली जा यार, मतलब आप लोग सारे लोग मिलके ना, अम्मा सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। पागल बना रहे हैं?
पागल बना रहे हैं ना सिद्धू जी? हैं? और ऐसे अपनी पार्टी को भी पागल बनाते रहेंगे। हैं? अब इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं और बात करनी है। अरे निकलो यार, खत्म इंटरव्यू, खटाक, बात खत्म, खटाक खटाक। ओके बाय, लव यू। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। अगर शो आपको पसंद आया, नहीं भी आया, ये मेरा ट्विटर हैंडल आया, ट्वीट करिए, लकी हुए तो अगले एपिसोड में आपका ट्वीट दिखा सकता हूं मैं, विद कंडीशंस अप्लाई। लेकिन जाने से पहले आप लोगों के फन हित में एक बात जारी, ये मेरे मुंह से आ रही है और बात यही है कि ब्यूटीफुल लड़की की डीपी देखकर फेसबुक पर फंसना, ब्यूटीफुल लड़की की डीपी देखकर फेसबुक पर फंसना और इतना बढ़िया शो देखकर हंसना बहुत जरूरी है। थैंक यू। और जाने से पहले मैं बता दूं कि आम लोगों की तरह ये शो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी पसंद आ रहा है। आप मानेंगे नहीं मेरी बात? मानेंगे नहीं ना? अक्षय कुमार जी इस शो के बारे में क्या कहते हैं? सर, शो देख के कैसा लग रहा है आपको? अक्षय कुमार एकदम डायरेक्ट बोलो, दिल से बोलो भाई, मजा आ रहा है, जबरदस्त मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। ये वही अक्षय कुमार थे जिन्होंने बेबी फिल्म में हाफिज सईद का मुंडन किया था। थैंक यू वेरी मच। आगे फन की बात में फिर से मिलेंगे, इजाजत दीजिए रौनक को, तब तक टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एंड आई लव यू।